हेलो नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार जीएस ट्यूटोरियल पे आपका स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग अपने न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स सीरीज को आज कंटिन्यू करते हैं। तो आज के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड ग्रुप्स में इसे शेयर करें। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, एक तो ताउकटे साइक्लोन्स के बारे में हमने प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर लिया था और उसके कुछ अपडेट्स देख लेंगे। उसके बाद किस तरह CBI ने पश्चिम बंगाल में अपना 2 मिनिस्टर्स और अनदर 2 TMC लीडर्स को अरेस्ट करके धमाल मचाया है। तो ये किस तरह फेडरलिज्म के अगेंस्ट में और सेंट्रल स्टेट रिलेशन में एक टसल का काम करेगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेंट्रल एजेंसी का क्या रोल होता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या फेडरलिज्म में, तो उन सब चीज़ों को देखेंगे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस तरह इंडिया का अभी कोविड केस अब डाउनवर्ड स्लोप में जा रहा है, मतलब कम हो रहा है धीरे धीरे, जो कि एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अभी यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी के नेचर के बारे में और अभी जॉब लॉसेस की वजह से किस तरह डिमांड में कमी आएगा उसके बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है। तो हम लोग इंडियन इकोनॉमी पे जॉब लॉस का क्या इम्पैक्ट होगा उसको लेके जो एनालिसिस दिया गया है उसे देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ पे फिर बीच में कुछ स्टेट से स्पेसिफिक न्यूज़ हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पे एक ये इम्पोर्टेंट पॉलिटी से रिलेट करता है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वेस्ट बंगाल ने गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो पश्चिम बंगाल में लेजिस्लेटिव काउंसिल एस्टेब्लिश किए गए, जिसके बारे में हम लोग अभी रिसेंट में अपने पॉलिटी वाले लेक्चर सीरीज में लेजिस्लेटिव काउंसिल का बात किया था। तो प्लीज़ इस न्यूज़ को आप अच्छे से समझने के लिए उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर वाले वीडियो में इसको बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया गया है। तो इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल को किस तरह सेटअप किया जा सकता है, किस तरह एबोलिश किया जा सकता है और किस तरह उसमें मेंबर्स किस तरह पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे आप अभी जो अरेस्ट कुछ हुए हैं, एक के रामकृष्ण राजू को सेडिशन चार्जेस के थ्रू, उसके बारे में दिया गया है कि किस तरह ये एक गलत सिस्टम है। और यहाँ पे एक WHO के में साइंटिस्ट और एम्स के डॉक्टर ने बताया है कि किस तरह काउंटिंग कोविड डेथ टोल का करना इंडिया में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, उसके बारे में बताया गया। और अभी हम लोग जो कल GST काउंसिल को के मीटिंग को 28 में को होना है, अभी 7 मंथ के गैप के बाद हो रहा है। ये ऑलमोस्ट जब से GST काउंसिल एस्टेब्लिश हुआ है तो सबसे लंबा गैप इसी बार है, क्योंकि GST काउंसिल का मैंडेट है कि हर क्वार्टर में एटलीस्ट एक बार तो मीटिंग उनका होना चाहिए। तो किस तरह वो सेंट्रल स्टेट के में ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट करेगा और किस तरह उसका क्या इम्पैक्ट होगा फाइनेंशियल सिस्टम पे, तो उसको देखेंगे। और यहाँ पे वेस्ट एशिया डिप्लोमेसी रीसेट के बारे में बताया गया है कि किस तरह वेस्ट एशिया में डिप्लोमेसी एक अपने हिस्टोरिक मोमेंट से गुजर रहा है और किस तरह जो एक समय में अपोजिट पोल माने जाते थे लाइक सऊदी अरेबिया, ईरान, टर्की, इजिप्ट, ये सब किस तरह साथ आ रहे हैं और एक पार्टनरशिप फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं और इंगेजमेंट एक दूसरे के साथ बढ़ा रहे हैं। इसको देखेंगे इसमें। उसके बाद हम लोग यहाँ पे फिर देखते हैं स्पेनिश फ्लू जो कि 1918 में आया था, और उससे हम लोगों ने कुछ सीख नहीं लिया है, उससे को रिलेट करके यहाँ पे कुछ एनालिसिस दिया गया है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में अपने डिस्कशन में आज के देखेंगे। तो इस तरह DRDO के ड्रग्स के बारे में 2DG 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किया, जिससे कि कल राजनाथ सिंह ने, जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कल लॉन्च किया है। अभी स्टेट्स जितने हैं स्पुतनिक 5 जो कि रशियन वैक्सीन है उसमें इंटरेस्ट अपना शो कर रहे हैं। और मोदी अर्ज मोर डॉक्टर्स टू ऑफर टेलीमेडिसिन सर्विस, तो टेलीमेडिसिन सर्विस के थ्रू किस तरह रूरल इंडिया में कोविड सिचुएशन से लड़ा जा सकता है, इसके एप्लीकेशन को हम लोग देखेंगे। तो इस तरह आइए चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एक बार हमने देख लिया। तो यहाँ पे कल महाराष्ट्र में ये साइक्लोन हिट किया था, जिसमें 6 किल्ड इन महाराष्ट्र। उसके बाद आज ये गुजरात में कल 1.5 लाख लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करके कोस्टल एरिया से सेफर एरिया में ले जाया गया। आज गुजरात को हिट करने का को लेके प्रिडिक्ट किया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पीड है इस साइक्लोन्स की। तो ये इसके बारे में हम लोग ने देख लिया था। तो आइए जानते हैं नारदा स्कीम। नारदा स्कीम में इसके लिए एक फ़ोन टैपिंग और
उसको लेके था कि इसमें कुछ मिनिस्टर्स, कुछ पॉलिटिक लीडर्स के कुछ स्टेटमेंट या कुछ कैश वगैरह लेने के को लेकर रिकॉर्ड कर लिया गया था, जिसे 2016 असेंबली इलेक्शन के टाइम में रिकॉर्ड किया गया था और 17 में इसे पब्लिश कर दिया गया था। ये मोर देन उसमें 1000 वीडियोज़ हैं। तो उसको लेके अभी इसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस, सीबीआई के हैंड ओवर ये केस कर दिया था। तो सीबीआई ने इसमें रिसेंट में टीएमसी के 2 लीडर्स को अरेस्ट किया था। तो ये था इस इवेंट का टाइमलाइन। अब हम लोग इसका इम्पैक्ट देखते हैं कि किस तरह अभी असेंबली इलेक्शन में गवर्नमेंट फॉर्म करते ही ये एक्शन लिया गया है। तो सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने एक पैरेट इन द केज, मतलब पिंजरे में बंद तोता कहा था। तो इस तरह मतलब पॉलिटिकल बेडेंटा के रूप में भी इसे देखा जा रहा है कि किस तरह सेंटर अपने पॉलिटिकल राइवलरी के अगेंस्ट सीबीआई सेंट्रल एजेंसी का मिसयूज कर रहा है, जिससे कि सेंटर और स्टेट में ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ेगा और इससे फेडरलिज्म कमज़ोर होता है और एक मैच्योर डेमोक्रेसी का ये एक निशानी नहीं है। तो इस तरह हम लोग सीबीआई के बारे में देखते हैं। सीबीआई जैसा कि पता है आपको, दिल्ली एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत बनाया गया, दिल्ली स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो इसके पास बहुत से पावर हैं, करप्शन चार्जेज और कई सारे फाइनेंशियल क्राइम और इन सब पॉलिटिकल मतलब जो भी कंट्रोवर्शियल हाईलाइटेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस होते हैं वो सीबीआई के हैंड ओवर किया जाता है। तो उसके बाद हमने सीबीआई से रिलेटेड केस देख लिया। फिर अभी पॉजिटिविटी रेट घट रहा है उसको। अभी जॉब लॉसेज इन इंडियन इकोनॉमी, यहाँ पे कहा गया है कि डोमेस्टिक डिमांड ही इंडियन इकोनॉमी का की फैक्टर है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी अभी वैसे भी कोविड को लेके एक्सपोर्ट कम हो गया है और उससे प्री कोविड एरा में भी इंडियन इकोनॉमी ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर अपने डोमेस्टिक डिमांड पे डिपेंडेंट रहते थे। लेकिन जॉब लॉसेस की वजह से लोगों के पास अगर सैलरी नहीं आएगा, पैसे नहीं होंगे, तो वो कंजम्पशन कम करेंगे, कम करेंगे तो डिमांड कम हो जाएगा, डिमांड कम होगा तो प्रोडक्शन कम होगा। तो इस तरह ये विशियस साइकिल चलता है और इकोनॉमी को रिसेशन और डिप्रेशन फेज में ले जा सकता है। तो उसी के अगेंस्ट में ये न्यूज़ आर्टिकल है कि इसमें बताया गया कि किस तरह लॉकडाउन के बाद लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ रहा था, लेकिन फुल रिकवरी होता है इससे पहले ही फिर से सेकेंड कोविड वेव आने की वजह से बहुत से लोग जॉब नहीं ज्वाइन कर पाए और अभी वो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। तो इस तरह किस तरह इंडियन इकोनॉमी डोमेस्टिक डिमांड पर डिपेंड है और किस तरह विशेष साइकिल क्रिएट होता है उसके बारे में हमने जाना। अब आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज के एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है, जीएसटी काउंसिल के बारे में। और यहाँ पे वेस्टर्न एशियन डिप्लोमेसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो उससे पहले हम लोग जीएसटी काउंसिल के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें 2-3 इशू हैं जो अभी सेंटर स्टेट रिलेशन के बीच एक ऑकवर्ड मूवमेंट बन रहा है। एक तो जैसा कि सेंटर ने प्रॉमिस किया था स्टेट्स को जीएसटी इम्प्लीमेंट होने से पहले कि वो 5 साल तक कंपनसेशन स्टेट्स को देंगे। तो 63,000 करोड़ सेंटर को अभी स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, जो कि सेंटर अभी लॉकडाउन की वजह से इसे अभी पे नहीं कर रहा है। इसकी जगह उन्होंने फिजिकल डेफिसिट टारगेट को या मार्केट से लोन बोरो करने का ऑप्शन स्टेट्स को दिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह 63,000 करोड़ जीएसटी कंपनसेशन स्टिल ड्यू टू देम दिस ईयर। लेकिन और उसके बाद फिर डिफरेंट जो कोविड से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं लाइक ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, वैक्सीन, इन सब पे जीएसटी को पूरी तरह से वेव करने की बात चल रही है। उसके बाद फिर जितने भी क्रिटिकल सप्लाई हैं तो उनके इंपोर्ट पे ड्यूटी को भी कम करने की बात कही गई है। तो इस तरह इतने दिनों बाद 7 मंथ जीएसटी काउंसिल मीटिंग हो रहा है, ये एक अच्छा साइन है। उसके बाद हम लोग देखते हैं वेस्ट एशियन डिप्लोमेटिक रिसेट के बारे में। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि किस तरह बिडेन ने एक अलग स्टैंड लिया है वेस्ट एशिया के अगेंस्ट के इसमें एंगेजमेंट को लेके कि अब वहाँ के रीजनल इश्यूज़ में यूएसए इन्वॉल्व नहीं होगा, वहाँ के रीजनल प्लेयर को ही वहाँ के मैटर को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस तरह द मोस्ट ड्रामेटिक इंटरेक्शन बिटवीन द सऊदी और ईरानियन ऑफिशियल्स के बीच किस तरह 9 अप्रैल को डिप्लोमेटिक टाइज फिर से एक बार 16 के बाद चल रहा है, उसके बारे में बताया गया। फिर यहाँ टर्की और इजिप्ट के बीच 5 मई को 2013 के बाद फिर से डिप्लोमेटिक टाइज रिज्यूम हो रहे हैं। अभी फिर बिडेन के चैलेंज की वजह से कहिए या वहाँ के कुछ रीजनल इशूज़ की वजह से सब एक दूसरे में आ रहे हैं। बिडेन ने सिग्नल फ्रेश
Mr. Biden has signaled a fresh US approach to West Asia as he has taken a tough line on Saudi Arabia. सऊदी अरेबिया को US ने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट और ये कैंसिल कर दिए हैं. तो इजिप्ट हैज़ कंसर्न ऑन ह्यूमन राइट्स. उसके बाद टर्की कुड हैव एक्सपीरियंस फ्रेश वाइंस फ्रॉम वाशिंगटन. अभी हाल ही में अमेरिका ने आर्मेनियन जीनोसाइड को रिकॉग्नाइज कर दिया, जो कि एक अलग ही टर्की और यूएसए के रिलेशन में एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन बना हुआ है. तो इस तरह फाइनली वन मेजर इंटरेक्शन अमॉन्ग राइवल. The unprecedented interaction among rival is the recognition that the ongoing regional conflict in Syria, Yemen and Libya despite the massive death. तो इस तरह इन सब इंगेजमेंट को ये एक पॉजिटिव साइन मानते हैं और रीजनल सिक्योरिटी के लिए एक अच्छा साइन मानते हैं. लेकिन इनका यहाँ पे इंडिया का क्या रोल हो उसके बारे में डिस्कस किया गया यहाँ. उसके पहले इन्होंने कहा है दिस इज ए ट्रूली historic period for West Asian diplomacy. The major states are displaying an unprecedented self-confidence in pursuing initiative without the heavy hand of Western powers. तो इस तरह किस तरह रीजनल प्लेयर्स एक दूसरे पर सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं और बिना किसी वेस्टर्न पावर के इसमें इन्वॉल्व हुए. तो इस तरह लेकिन इन्होंने एक और नीड बताया है कि एक थर्ड कंट्री का यहाँ नीड है. तो to the states in West Asia appears to negotiate the strategic interest without outside intrusion, but given the regional contention are interconnected, third party facilitator will be needed. तो यहाँ के जितने भी रीजनल पावर हैं उनमें इंटरकनेक्टेड और रीजनल राइवलरी ज़्यादा है, इसलिए एक थर्ड पार्टी यहाँ पे फैसिलिटेट करने के लिए ज़रूरी है. तो म्यूचुअल कॉन्फिडेंस जिससे कि उन्हें मिलेगा. तो इस तरह यहाँ पे इंडिया, चूँकि इंडिया का हैज़ गिवन इट्स क्लोज टाइज. इंडिया का मतलब सारे कंट्रीज़ के साथ यहाँ पर क्लोज टाइज है. तो इंडिया यहाँ पे एक अच्छा रोल प्ले करता है. इंडिया इज वेल प्लेस टू बिल्ड एन एसोसिएशन ऑफ लाइक माइंडेड स्टेट्स जापान, रसिया, साउथ कोरिया टू शेप इट्स इनिशिएटिव फॉर वेस्ट एशियन पीस. तो यहाँ पर इंडिया के लिए एक बहुत अच्छा मौका देख रहे हैं ये. उसके बाद यहाँ पे हम लोग स्पेनिश फ्लू किस तरह से हम लोगों ने कुछ नहीं सीखा. यहाँ पे इन्होंने एक कोटेशन यूज किया है कि वी हैवेंट बीन एबल टू लर्न फ्रॉम हिस्ट्री टू प्रिवेंट द डेथ. वन वुड बिलीव दैट नॉलेज मेक्स वन वाइजर बट इन रियलिटी नॉलेज डजंट चेंज बिहेवियर. तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि नॉलेज बिहेवियर को किस तरह चेंज करने में असफल रहा है. तो इस तरह हमने आज के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को देखा, जिसमें कि वेस्ट बंगाल में लेजिस्लेटिव काउंसिल को सेटअप करने को लेके हो या सीबीआई और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट मिनिस्टर्स के अरेस्ट में सीबीआई का क्या रोल है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन पर क्या इम्पैक्ट होगा, जीएसटी काउंसिल, वेस्ट एशियन डिप्लोमेसी, कोविड केसेज डाउनवर्ड आ रहे हैं. तो इस तरह और यहाँ पर एक टेलीमेडिसिन सर्विस के बारे में दिया गया. टेलीमेडिसिन सर्विस होता है कि डॉक्टर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वहाँ पेशेंट को गाइड करते हैं और लोकल जो नर्सेज या ग्रुप बी के जो भी फ्रंट लाइन वॉरियर हैं तो वो वहाँ पे उन्हें वो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती हैं. और टेलीमेडिसिन के द्वारा एक्सपर्ट डॉक्टर्स यहाँ दूर बैठे ही सलाह दे सकते हैं. टेली मीन्स क्या होता है, डिस्टेंस, और मेडिसिन मतलब मेडिसिन से रिलेटेड बातें. तो इस तरह हमने आज के यहाँ एक और न्यूज़ है कि बिहार टॉप लिस्ट इन द डेथ अमंग डॉक्टर इन सेकेंड वेव. तो IMA जो कि डॉक्टर्स का एक एसोसिएशन है, मेडिकल एसोसिएशन, तो उन्होंने बोला है कि बिहार में डॉक्टर्स की मौत बहुत ज़्यादा हुई है सेकेंड वेव में, जो कि बिहार गवर्नमेंट को इस पर तुरंत सोचना चाहिए. यहाँ पर इंडिया के पैलेस्टाइन इशू को किस तरह इवॉल्व हो रहा है उसके बारे में दिया गया. आप अगर इंडिया पैलेस्टाइन इशू मतलब इजराइल पैलेस्टाइन इशू को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपके लिए ये एक आर्टिकल, आपको ये एनालिसिस पढ़ना चाहिए. ये बहुत ही सुंदर तरीके से फ्रेम किया गया है. इसके बारे में चूँकि हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है तो आज हम लोग इसको नहीं डिस्कस करते हैं. लेकिन आप अगर और जानना चाहते हैं तो इसको एक बार देखो. अभी नडाल ने रिकॉर्ड 10 टाइटल जीता है. संडे विक्ट्री वाज 10th इन इटालियन ओपन. इटालियन ओपन में राफेल नडाल ने जीत हासिल की है. तो ये एक स्पोर्ट्स का न्यूज़ था जिसे आपने देखा. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. Please subscribe the channel and hit like button and press the bell icon